तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम करता हूं आप लोगों को अपने मानी रिएक्शन वाले चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पाकिस्तानी कश्मीर के ऊपर। और मैं वैसे एक पाकिस्तानी हूं और देखते हैं जो हसी टीवी ने क्या मतलब इसके ऊपर वीडियो बनाई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हम जो है इस वीडियो पे रिएक्शन देंगे। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर बहुत ही ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं। और तो विजिट करें मेरे चैनल को। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट। हमारे भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन सालों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हैं। हमें मार रहे हो सालिमो। यहाँ जो हमने किया कमर में तो तोड़ के कलमा नहीं पड़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल मीडिया, सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? लगातार फायरिंग जारी है। जवाब दो, खून का हिसाब दो। गुंडा गर्दी, गोली लाठी, वतन, वतन, इसकी हिफाजत, इसकी खातिर। पाकिस्तानी कंट्रोल्ड कश्मीर के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है? मुजाहिरीन पर सरेआम गोलियां क्यों चलाई जा रही हैं? मुबैना तौर पर 20 से 30 लोगों के शहीद होने की इतलात सामने आ रही हैं, लेकिन मशहूर सहाफ़ी इमरान रियाज खान के मुताबिक ये तादाद 100 को भी क्रॉस कर चुकी है। भारतीय फौज की तरफ से हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम पर जो जुल्म बर्बरियत होता है, यहाँ का जुल्म उससे कई गुना ज्यादा हो चुका है। पिछले 53 दिनों में हमारी 100 से जायद शहादतें हो चुकी हैं, 1000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। ये तो बड़ी खौफनाक सिचुएशन है जो उमर नज़ीर कश्मीरी साहब बता रहे हैं कि अपने भाई भी शहीद हुए। अब इस टॉपिक पर बाकायदा बात करने से पहले आपको बताता चलूं कि बहुत लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मैंने इस सीरियस इशू पर पहले बात क्यों नहीं की। देखें, इसकी पहली वजह तो ये है कि हमारा मीडिया टोटल ब्लैकआउट हो चुका है। हमारा मीडिया भी असल में गोदी मीडिया बन चुका है, यानी टोटल स्टेट के कंट्रोल में है, जहाँ पर कश्मीर से मुतालिक कोई खबरें नहीं चलाई जा रही। और जो खबरें चल भी रही हैं वो झूठी या फिर मैनिपुलेटेड हैं, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो कि कश्मीर के अवाम कन्फर्म भी कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और इसके बरक्स अल जजीरा और दूसरे इंटरनेशनल न्यूज चैनल इसको बेहतरीन तौर पर कवर कर रहे हैं, यानी असल खबर वो चला रहे हैं। मतलब एक तरफ तो मीडिया ब्लैकआउट होने की वजह से असल खबर सामने नहीं आ पा रही, और दूसरा सोशल मीडिया पर आप जानते हैं कि हर वीडियो को वेरीफाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सोशल मीडिया की वीडियोस के अंदर ज्यादातर आप जानते हैं कि झूठ ही होता है। तो आप जरा खुद सोच कर देखें कि जब मेरे पास इंफॉर्मेशन भी क्लियर नहीं है, मैं खुद भी वहां पर मौजूद नहीं हूं, तो कैसे मैं एक चीज को 100% एक्यूरेसी के साथ आपको रिपोर्ट कर सकता हूं। और दूसरी वजह यह है इस प्रोटेस्ट को अभी तक कवर ना करने की, कि आप जानते हैं कि ये करंट अफेयर है जिसके अंदर हर वक्त सूरत हाल हर घंटे बदलती रहती है। तो जब तक मैं वीडियो अपलोड करूंगा अगले घंटे के अंदर सूरत हाल बदल चुकी होगी। और आप जानते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन चैनल है, ना कि न्यूज़ चैनल जो कि हर घंटे की रिपोर्टिंग आपके सामने लेकर आए, क्योंकि इसकी एक एक वीडियो बनाने पर कई दिनों की मेहनत और रिसर्च लगती है। जबकि दूसरी तरफ इमरान रियाज खान जैसे दलेर सहाफ़ी जिनका कंटेंट ही यही है, हर घंटे के बाद आपको इस पर एक वीडियो करते हुए मिल जाएंगे, जो कि सेंसिबल भी है। लेकिन मेरे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ रूट कॉज पर बात करूंगा कि ये मसला आखिर है क्या, और क्या क्या कुछ रिपोर्ट हो चुका है, ये मसला कहां से शुरू हुआ, दोनों साइड्स का मौकफ क्या है, और आगे इसका क्या रिजल्ट निकल सकता है। देखें, कश्मीर असेंबली की टोटल 45 सीट तो जो हसी टीवी है उनका कहना बिल्कुल ठीक है कि जो भी प्रोटेस्ट होता है हर 2 घंटे बाद, हर 2 मिनट बाद जो है कुछ ना कुछ चेंजेस में हो रही होती है। या तो लोकेशन की चेंजेस हो जाती है या फिर जो है उनको आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। तो हसी टीवी का बिल्कुल मतलब जो कहना है कि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ, तो मुझे मतलब
इंफॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ की। पर मैं भी ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि आया कश्मीर में जो है वो क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है और क्यों उसके खिलाफ जो है मतलब कार्रवाई की जा रही है। तो मतलब मैं देखना चाह रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ इसकी अपलोड जो है वो हो चुकी है। फेसबुक पर भी बहुत ज़्यादा इसके जो है वो आ रहे थे कि कश्मीर पे जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो वो क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, इसकी जो है इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ही मैंने आज जो है वो हसी टीवी का ये वीडियो जो है वो मैं देखना चाह रहा था। और अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं हसी टीवी का ये पूरा, तो आप लोग ज़रूर पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं कि कश्मीर में ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ताकि पता चल सके। तो लेट्स स्टार्ट। सीट पर हमेशा इलेक्शन होता है, जिनमें से 33 पर कश्मीर में रहने वाले शहरी वोट करते हैं, जबकि 12 सीटें रेफ्यूजीज की हैं। 1945 यानी पार्टीशन और फिर इसके बाद 1965 की जंग के बाद जो मुहाजिरीन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर आए थे वो तकरीबन 20 से 22 लाख के करीब थे। और जब ये यहाँ पर आए तो सवाल पैदा हुआ कि पॉलिटिकली तौर पर कश्मीर को ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। 1975 का आज़ाद जम्मू कश्मीर के आइन का आर्टिकल 20 ये कहता है कि इन लोगों को जो कि हिंदुस्तान साइड के कश्मीर से यहाँ पर आए थे, इनको टोटल 12 सीटें दी जाएंगी और इन सीट्स पर मुख्तलिफ इलाकों से आए लोग शामिल हो सकते थे, चाहे इस वक्त वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में रह रहे हों। अब मसला ये है कि इन 12 सीट्स को सिर्फ चंद हजार वोट लेकर कोई भी जीत जाता है और कश्मीर के बाहर बैठकर कश्मीर को रिप्रेजेंट करने पहुंच जाता है। मतलब आसान अल्फाज के अंदर इस्लामाबाद के वफादार जो कि कश्मीर के अंदर नहीं रहते, उनको ये सीट्स बांट दी जाती हैं और ये वो लोग हैं जिनको कश्मीर के हालात का कुछ नहीं पता। और उससे भी बढ़कर जुल्म ये है कि कश्मीर की तमाम बड़ी मिनिस्ट्रीज भी इन्हीं 12 सीट्स को दे दी जाती हैं। जब 2023 के अंदर इन्हीं 12 सीट्स की वजह से इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, तो तब कश्मीरी अवाम को ये सारी गेम समझ में आ गई कि कैसे इन सीटों को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज इन्हीं सीट्स को ख़त्म करवाने के लिए, यानी इन 12 सीट्स को ख़त्म करने के लिए ये एहतजाज पूरे कश्मीर के अंदर फैल चुका है, जिसको ख़त्म करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस एहतजाज को जो जमात लीड कर रही है उसका नाम है अवामी एक्शन कमेटी, जो कि कश्मीर के लोगों पर ही मुश्तमिल है। इसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। मई 2023 के अंदर जिस वक्त गंदम की शॉर्टेज हुई थी, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से तंग आकर कश्मीरियों ने अपनी एक इंडिपेंडेंट जमात बनाई थी, जिसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक ना हो, जो सिर्फ कश्मीर के हकूक के लिए लड़ सके, इनके हकूक के लिए एहतजाज कर सके। जिस जमात को अवामी एक्शन कमेटी का नाम दिया गया, जो कि शुरू के अंदर सिर्फ बिजली की कीमतें, गंदम की कीमत पर एहतजाज करती रही और इसके अलावा इसकी डिमांड थी कि वजीरों मुशीरों के प्रोटोकॉल और इनकी शाह खर्चियों को ख़त्म किया जाए। और हुकूमत ने तकरीबन इनकी सभी डिमांड्स को मान भी लिया था। इसके बाद मई 2024 के अंदर एक बार फिर से ये एहतजाज करते हैं तो दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर 5 लोग मारे जाते हैं। और इस वक्त इनका मौक़िफ़ ये था कि हुकूमत ने इनसे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। और अगर इस वक्त की बात करें तो इस वक्त इनकी डिमांड है कि इन 12 सीटों को ख़त्म किया जाए और जो कश्मीरी मुल्क से बाहर हैं इनको भी वोटिंग का हक दिया जाए और इलेक्शन से पहले ये काम किया जाए, वरना बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। पर इस वक्त जो आप सूरत हाल देख रहे हैं वो दरअसल इलेक्शन का पहला फेज होने के बाद इस लॉन्ग मार्च को रोकने के दौरान की फुटेजेस के तौर पर देख रहे हैं। मतलब इन लोगों की कंसर्न्स को, इन लोगों की बातों को सुने बगैर इलेक्शन का पहला मरहला कश्मीर के अंदर मुकम्मल हो चुका है और हमारी स्टेट ने इनको एहतजाज करने पर कालादम और गद्दार डिक्लेयर भी कर दिया है। कालादम अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों की रावला कोट में जबरदस्ती दाखिले की कोशिश, कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर फायरिंग कर दी। अब दोनों साइड्स का मौक़िफ़ ये है कि मुजाहिरीन ये कहते हैं कि इन पर डायरेक्ट फायरिंग की गई है और 20 से 30 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये लोग असला उठाकर पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक पुलिस वाला भी मारा गया। और इसी हमले के बाद इन पर क्रैकडाउन शुरू किया गया। यानी वही पुराना स्क्रिप्ट के जो शख्स भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाए, इसको एंटी नेशनल, गद्दार, रा के एजेंट, मुल्क दुश्मन, मुसल्ला जत्थे के सर्टिफिकेट बांटना। हमारे बहुत सारे भाई जख्मी हो चुके हैं, अल्लाह की जान हमारे भाइयों की हिफाजत करे। अपने ही लोग सिविल कपड़ों के अंदर मुजाहिरीन के अंदर घुसा कर पहले सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करवाना और इसी को बुनियाद बनाकर इन मुजाहिरीन को कुचल देना। मतलब हमने ये स्क्रिप्ट बार बार रिपीट होते देखा है, क्योंकि जब भी पीटीआई की क़यादत पर क्रैकडाउन किया गया, सानिया मुरीद के हुआ, बलूचिस्तान के अंदर यही सब कुछ हुआ और अब कश्मीर के अंदर वही स्क्रिप्ट दोहराने की कोशिश की जा रही है। पर मुझे सबसे ज्यादा दुख हो रहा है हमारे मीडिया पर, क्योंकि हमारे मीडिया और इंडियन गोदी मीडिया के अंदर कोई फर्क बाकी नहीं रहा।
اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم کے اندر یہ میڈیا بھی اپنی کریڈیبلٹی اسی طرح سے کھو دے گا جیسا کہ انڈیا کے اندر گودی میڈیا اپنی کریڈیبلٹی عوام کے اندر کھو چکا ہے۔ مطلب آپ خود سوچیں کہ اگر ریاست کے منہ کو خون لگ چکا ہے، وہ اپنے لوگوں پر گولی چلانے کی عادی ہو گئی ہے، تو میڈیا کا کام تھا کہ پوری دنیا کے اندر اس ظلم کو ہائی لائٹ کرنا، اپنے لوگوں کی آواز بننا، ظلم کو ظلم کہنا۔ دیکھیں ایک ایک کر کے سب کی باری آنی ہے، لہٰذا جب میڈیا پر کریک ڈاؤن ہوگا، ان کی باری لگے گی تو کوئی شخص نہیں ہوگا جو کہ ان سے ہمدردی کرے گا یا پھر ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ 5 جون کو عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے دوران 5 پولیس والوں کے ساتھ 7 مظاہرین کی جان بھی چلی جاتی ہے، اور اسی کے بعد جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے کر اس کے لوگوں کو یعنی پروٹیسٹرز کو گھروں سے اٹھانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس کے اندر TTP اور راہ کے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ کشمیر کو توڑنا چاہتے ہیں، یعنی پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ 27 جولائی کو جب پاکستانی کنٹرول جموں کشمیر کے اندر الیکشن کا پہلا دن تھا، تو اسی دن ہنگاموں کا آغاز ہوا جب راولہ کوٹ کے اندر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ان الیکشن کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کیا، اور اس کی ڈیمانڈ تھی کہ جب تک وہ 12 سیٹیں جو کہ مہاجرین کے لیے یعنی کشمیر سے باہر سے آنے والے غیر کشمیریوں کی ہیں، ان کو ختم یا کم نہ کیا جائے، ہم یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ اب حکومت اس پر یہ جواب دیتی ہے کہ یہ چینج آرٹیکل کے اندر سیاسی طور پر بدلاؤ سے ہوگا، سڑکوں پر آنے سے نہیں ہوگا، اور اس کے بعد 3 مرحلوں کے اندر کشمیر کے اندر الیکشن کروانے کا اعلان کیا جاتا ہے ان کی آواز کو سنے بغیر۔ 27 تاریخ کو میر پور کی 13 ڈویژن کے اندر الیکشن ہونا تھا جو کہ مکمل ہو چکا ہے، جبکہ اس کے بعد 2 اگست کو سیکنڈ فیز ہوگا جس کے اندر مظفر آباد کی 9 ڈویژن شامل ہوں گی، اور اس کے بعد 10 اگست کو تیسرا مرحلہ شروع ہوگا جس کے اندر پونچھ کی 12 سیٹوں کے لیے الیکشن ہوگا۔ 27 تاریخ کو الیکشن کے پہلے مرحلے کی بات کریں تو آن لائن ویڈیوز اور انڈیپینڈنٹ سورس کے مطابق 27 تاریخ کو پہلے مرحلے کے اندر ووٹر ٹرن آؤٹ نہ ہونے کے برابر تھا، مطلب لوگوں نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا، خصوصاً ینگ جنریشن نے، لیکن حکومت کہتی ہے کہ یہ 45% سے بھی زیادہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس الیکشن سے کئی ہفتے پہلے پونچھ کے اندر دھرنا دے کر بیٹھی تھی، اسی وجہ سے کہ ان 12 سیٹوں کو الیکشن سے پہلے ختم کیا جائے، پر جب وہ دیکھتی ہے کہ ان کی ڈیمانڈز کو سنے بغیر یا پھر پورا کیے بغیر یہ الیکشن اناؤنس کر کے کروا بھی دیا گیا ہے، تو وہ 27 تاریخ کو راولہ کوٹ سے لانگ مارچ کا اعلان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو ہم مظفر آباد تک لے کر جائیں گے۔ پچھلے کچھ دنوں سے جو آپ انٹرنیٹ پر الجزیرہ کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان بھائی صاحب کی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگوں پر کھلے عام گولیاں چلائی جا رہی ہیں، دراصل یہ ویڈیو جس جگہ کی ہے وہ راولہ کوٹ کا انٹری پوائنٹ ہے جہاں پر جھڑپ ہوئی تھی جو کہ فورسز اور انہی لوگوں کے درمیان ہوئی تھی جو کہ احتجاج کر رہے ہیں، یعنی کشمیر کے وہ لوگ جو کہ اپنے حقوق کے لیے نکلے ہیں۔ ان پروٹیسٹرز کے مطابق پولیس نے ان پر فورس، ڈنڈے اور سیدھا فائرنگ کی تاکہ ہم ڈر کر بھاگ جائیں، اور اس دوران ہمارے تقریباً 30 کے قریب لوگوں کو مار دیا گیا۔ کشمیر ٹائمز یہ نمبر 3 بتا رہا ہے، جبکہ الجزیرہ 20 لوگوں کا دعویٰ کر رہی ہے، نیو یارک ٹائم کے مطابق اور نمبر ہیں، جبکہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ تقریباً 30 کا ہی نمبر بتا رہے ہیں۔ جبکہ اگر فورسز کی مانیں تو ان کے مطابق کوئی شخص یعنی کوئی پروٹیسٹر نہیں مارا گیا، جبکہ مارا گیا ہے تو صرف ایک پولیس والے کو ان مظاہرین نے مارا ہے۔ اب انٹرنیشنل میڈیا بھی محتاط ہو کر اس کو رپورٹ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مبینہ طور پر یعنی بیان کیا جا رہا ہے، اس کی تصدیق کرنا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ واقعی اگر آپ حالات دیکھیں تو کسی کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے تصدیق کرنا، کیونکہ اس وقت بھی کشمیر کے اندر مسلسل کئی ہفتوں سے انٹرنیٹ بند ہے، جرنلسٹ اندر نہیں جا سکتے، کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، کوئی کھانے کا سامان نہیں جا سکتا، مارکیٹیں بند ہیں، کالج اسکول بند ہیں، سب سے بڑھ کر میڈیا بلیک آؤٹ ہے۔ تو آپ خود سوچ کر بتائیں کہ کون شخص ہے جو جسٹیفائی کر سکے کہ سچ کون بول رہا ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے۔ اور اگر ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو سب کو یہ پتا ہے کہ ان کو کون آرڈر کر رہا ہے مظاہرین پر فائرنگ کرنے کے لیے، ان کو کچلنے کے لیے، چاہے جتنی مرضی ان کو لاشیں بچھانی پڑیں صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے تو وہ بچھائیں گے۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو کتنے شرم کا مقام ہے کہ یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز اس قتل عام سے توجہ ہٹانے کے لیے آپس میں لڑ پڑی ہیں، یعنی نورا گشتی کرنے لگی ہیں۔ یہ فارم 47 کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ AJK کا الیکشن آپ بری طرح ہارے تو وہاں پر آپ نے دھاندلی کا الزام لگایا۔ اندازہ لگائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کا اس وقت آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہے اور اس کے علاوہ یہ وفاق کے اندر نون لیگ کے ساتھ اتحادی ہے، وہ کہتی ہے کہ نون لیگ نے الیکشن کشمیر کے اندر ہم سے چھین کر چوری کیا ہے، ہماری سیٹیں زیادہ بنتی تھی، جبکہ نون لیگ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی دھاندلی کی ایکسپرٹ ہے اور اپنی شکست کو قبول نہیں کرنا چاہتی۔ کشمیر میں چل رہے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اربوں روپے کا نقصان ہر روز ہو رہا ہے، اور یہ نقصان کسی ایک سٹیٹ کا نہیں ہو رہا، کشمیر کا نہیں ہو رہا، بلکہ پاکستان کا ہو رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دونوں سائڈز کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، دونوں کی طرف سے وائلنس سے جواب دیا جا رہا ہے، اور اس لیے میڈیا بلیک آؤٹ، انٹرنیٹ بند ہونے کے بعد جب اصل ویڈیو سامنے آئیں گی تو تبھی جا کر معاملہ کچھ کلیئر ہوگا۔
और इस दौरान हुकूमत को ये सोचना होगा कि इनके हाथ के अंदर अगर डंडा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इसको हर जगह पर चलाना होता है, खास तौर पर अपने लोगों पर। ये बात ठीक है कि 12 सीटों का मामला पॉलिटिकली तौर पर ही हल हो सकता है, लेकिन अगर इन लोगों को यकीन दिलवा दिया जाता कि इनकी बात पर ये मजीद बहस कर सकते हैं या इलेक्शन के बाद इनसे मजीद लचक पैदा की जा सकती है, मतलब इस मसले पर बात की जा सकती है, तो शायद ये मसला इस हद तक ना बिगड़ता। क्योंकि अब तक जो वीडियो सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अगर वो सच हैं तो एक ऐसा गहरा जख्म कश्मीरी अवाम के दिल पर लगा है जो कि वो कभी नहीं भूल पाएंगे। अब दुनिया में किसी भी तहरीक को डंडे के जोर पर नहीं दबा सकते, खास तौर पर कश्मीर जैसी अवाम को तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए अगर आपको मज़ाकरात करने हैं या फिर इनके साथ डायलॉग करना है तो ये जितनी जल्दी हो सके पॉसिबल करें। और वीडियो के आखिर में कश्मीरी अवाम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जालिम लीडर हमें, आपको या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये धांधली की पैदावार है। हम पाकिस्तानी आपसे दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, आप हमारे भाई हैं और हमेशा रहेंगे। आप पर जुल्म करने वाले ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हैं जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए इन लोगों से तो आप नफरत कर सकते हैं लेकिन पाकिस्तान से नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा रिएक्शन, और मैं बस एंड में यही बोलना चाहूँगा कि किसी भी बेगुनाह को जो है वो तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए, ठीक है। जो इनकी बात है उसको सुनना चाहिए और उस पर जो है वो अमल करना चाहिए, या अगर उसका कोई हल निकलता है तो इसका हल निकालना चाहिए। ऐसे किसी बेगुनाह को जो है वो मारना सही नहीं है, ठीक है। तो और बाकी जो हसी टीवी ने बताया है बहुत ही अच्छा मुझे लगा। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे मानी रिएक्शन वाले चैनल को। और अगर आप हसी टीवी की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने कोई और वीडियो सजेस्ट करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। साइनिंग ऑफ।